आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस को। और न्यूटन्स के लॉ जो हैं वो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें जो पहला लॉ है न्यूटन का, वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है वो किसी स्टेट ऑफ रेस्ट में या मोशन में है, वो तब तक स्टेट ऑफ रेस्ट में या मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाई जाए। जब उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी, रेस्ट से मोशन में आ सकता है, मोशन से वो रेस्ट में आ सकता है। Everybody is in a state of rest or in motion until a force acts on it to change its state of rest or motions. This is also known as law of inertia. न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो था वो लॉ ऑफ inertia को डील कर रहा था। inertia जो है बेसिकली हर बॉडीज़ के अंदर मौजूद होता है, और वो inertia जो है वो डिपेंड करता है बॉडी के मैस के ऊपर। जितना बॉडी का मैस ज़्यादा होगा उतना उसके अंदर inertia भी ज़्यादा होगा। दूसरी बात इस लॉ में बता रही है कि हमारे पास अगर कोई बॉडी जो है वो रुकी हुई है तो उस स्टेट में वो रुकी रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाई जाए। और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर फोर्स ना लगाई जाए उसको रेस्ट में लाने के लिए। उसके बाद न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो हमारे पास फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान जो है वो कम्बिनेशन है। यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पे फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा होती है, और वो उसके फोर्स पे डिपेंड कर रही होती है। जितनी फोर्स ज़्यादा हम लगाएंगे किसी बॉडी पे उतना उसके अंदर एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इसलिए न्यूटन सेकंड लॉ जो है उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, यानी कि हमारे पास जो फोर्स है वो डिपेंड करती है एक्सेलरेशन के ऊपर, लेकिन जो मैस है यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब हमारे पास प्रोपोर्शनल ख़त्म करने के लिए हमें किसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे हमने k का इस्तेमाल किया है, और k हमारे पास जो है वो 1 की वैल्यू रखता है। यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो न्यूटन सेकंड लॉ है वो फोर्स जो है वो इज़ इक्वल टू मैस और एक्सेलरेशन के बराबर होगी। उसी तरह न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो एक बहुत ही मशहूर लॉ है कि अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है उसमें एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी लाजमी होगा। एक्शंस एंड रिएक्शंस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जिस तरह कि आप एक बलून में देख रहे हैं कि हमारे पास एक बलून में एयर जो है वो एक्सपेल कर रही है, एस्केप कर रही है, ये उसका एक्शन था। उसका रिएक्शन क्या हुआ कि हमारे पास जो बलून था उसने मूव करने लग पड़ा वो अपवर्ड की तरफ, तो ये उसका रिएक्शंस था। तो हर चीज़ का एक्शंस और रिएक्शंस होते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट होती है। उस तरह हमारे पास आगे इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। हम फिज़िक्स में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डील करते हैं। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताती है कि हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है उसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में। Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस at, यानी हमें ये फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है हमें फाइनल वेलोसिटी के मुतालिक इन्फॉर्मेशन दे रही होती है। दूसरी हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो हमें डिस्टेंस के मुतालिक इन्फॉर्मेशन देती है कि हमारे पास कोई डिस्टेंस अगर फाइंड करना हो, आपके पास इनिशियल वेलोसिटी हो और आपके पास एक्सेलरेशन और टाइम गिवन हो, तो आप वहाँ से डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का बॉडी का जो है वो निकाल सकते हैं। S इज़ इक्वल टू Vi3 प्लस 1/2 at स्क्वायर्स। इनको जस्ट आप लोगों ने फार्मूलाज जो है इनको याद कर लेना है, इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो न्यूमेरिकल्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इस तरह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये रिलेट करती है हमारे पास एक्सेलरेशन के साथ। अगर आपके पास एक्सेलरेशन ना दी हो, डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, तो वहाँ से आप एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है इस इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए जो है वो निकाल सकते हैं। 2as इज़ इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। अगला जो टॉपिक है आपकी जो बुक में मेंशन किया हुआ है लीनियर मोमेंटम है। मोमेंटम से मुराद क्या चीज़ है? अगर किसी बॉडी के पास एक मैस तो होता है, अगर उसके साथ वेलोसिटी भी जुड़ जाए तो उसको हम कहते हैं हमारे पास मोमेंटम है, जिसको हम कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस की और कितनी वेलोसिटी उस पर प्रोड्यूस हुई है, इसका प्रोडक्ट को हम कहते हैं हमारे पास मोमेंटम है। इसका फार्मूला P इज़ इक्वल टू mv है। m से मुराद मैस है और v जो है वो डिनोट करता है वेलोसिटी को। इसका जो SI यूनिट है उसको हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिखते हैं। किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ मैस एंड मीटर पर सेकंड इज़ द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। इसकी डिमेंशंस भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। हमारे पास अगर कोई मैस हो तो उसको हम कैपिटल M के साथ डिनोट करते हैं, अगर वेलोसिटी हो तो हम मीटर पर सेकंड से हम वहाँ से उसकी डिमेंशन निकाल सकते हैं। हमारे पास मीटर जो है वो कैपिटल L होता है और सेकंड का जो हम कैपिटल T को इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से हम जो है वो इसकी डिमेंशन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि हमारे पास जो आप न्यूटन के सेकंड लॉ को यूज़ करते हुए मोमेंटम को प्रूव करेंगे, और वो मोमेंटम प्रूव क्या करना है आपने, F इज़ इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी, यानी कि ये मोमेंटम की जो फार्मूला है आपने बाय यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ आपने इस फार्मूले को प्रूव करना है। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमने पीछे पढ़ा है कि हमारे पास फोर्स जो है इज़ इक्वल टू एम ए बाई यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ। इसके ज़रिए आप बता सकते हैं हमारे पास फोर्स जो है वो एम ए के बराबर है। अब एक्सेलरेशन जो है इससे मतलब ये है कि हमारे पास के कितनी वेलोसिटी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम एक्सेलरेशन के साथ जो है वो डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन जो है डेल वी ओवर डेल टी को आपने इक्वेशन ए में पुट कर लेना है, और वहाँ पे हमारे पास जो फाइनल आपके पास इक्वेशन बनेगी वो एफ इज़ इक्वल टू एम डेल वी ओवर डेल टी, यानी कि आपने ए इज़ इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी को ए में पुट किया था, वहाँ से आपने फोर्स की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट किया है। अब हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास जो मोमेंटम है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि हमारे पास डेल एम वी जो है वो एक हमारे पास मोमेंटम जो है वो बन चुका है इसका फार्मूला। अब यहाँ से एफ इज़ इक्वल टू डेल एम वी ओवर डेल टी को आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास पी इज़ इक्वल टू एम वी है, तो आप जहाँ पे एम वी है वहाँ पे पी को पुट कर देंगे, तो आपके पास जो फाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा फोर्स का कम्बिनेशन एफ इज़ इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी। मोमेंटम की मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, जिस तरह के आप लोग स्नूकर्स को जानते होंगे, हम एक गेम्स खेलते हैं स्नूकर्स में, तो क्या करते हैं हमारे पास वहाँ पे आप एक डिफरेंट बॉल्स को एक मोमेंटम के साथ जो है वो मूव करवाते हैं, आप उस पर एक फ़ोर्स लगाते हैं, उस फोर्स की वजह से उसमें मोमेंटम पैदा होता है, यानी कि मास ऑफ बॉल्स तो होता है, उसके साथ एक वेलोसिटी भी जुड़ जाती है, और वो बॉल जो है वो दूसरे बॉल पे जाके जो है वो कोलिजन करता है। कोलिजन के इस फिनोमिना में अपनी वो जो मोमेंटम है वो दूसरे बॉल को देता है, तो इस तरह मोमेंटम का जो फिनोमिना है वो एक बॉल से दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र भी हो सकता है। तो मोमेंटम जो है हमेशा ये डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, अगर किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाएंगे तो वहाँ पे मोमेंटम जो है वो पैदा हो सकता है। अब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम के बाद आपने इम्पल्स की बात करनी है। इम्पल्स से मुराद क्या है, इम्पल्स भी एक फ़ोर्स है, लेकिन ऐसी फ़ोर्स जो बहुत शार्ट टाइम के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाई जाती है, उसको हम कहते हैं हमारे पास जो है वो मोमेंटम है। जिस तरह के मैं कहता हूँ कि आपने एक फ़ुटबॉल पे किक लगाई है, अब आपने जो उसको किक लगाया फ़ुटबॉल को, तो आपने बहुत शार्ट टाइम के लिए फ़ोर्स लगाई है अपने फुट से उस फुटबॉल पे, और वो हार्डली आपने जो 1 सेकंड के अंदर फ़ोर्स लगाई होगी, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो इम्पल्स है, कि किसी भी बॉडी पे फ़ोर्स लगना बहुत शार्ट टाइम के लिए, उसको हम इम्पल्स कहते हैं। और इसका जो फार्मूला है इसको डिनोट करते हैं हम जे के साथ। इम्पल्स को जे से डिनोट किया जाता है, और ये प्रोडक्ट है फोर्स का और जो शार्ट इंटरवल ऑफ टाइम है इसका जो है वो प्रोडक्ट है, इसको हम डेल पी के साथ भी डिनोट किया जाता है। यानी कि हमारे पास जो एफ़ क्रॉस डेल टी है वो डेल पी के बराबर होगा, हमने पीछे इसको प्रूव भी किया था। अब यहाँ पे हमारे पास जो इम्पल्स का जो यूनिट है उसको न्यूटन सेकंड से करते हैं, हमारे पास फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और टाइम का यूनिट हमारे पास सेकंड होता है, तो यहाँ से आप इसका एस आई यूनिट जो है वो बता सकते हैं। डायमेंशन भी आप बता सकते हैं हमारे पास कि हमारे पास फोर्स और जो टाइम था उसकी डायमेंशन जो है वो एम एल टी माइनस 1 के ज़रिए आप यहाँ पे उसको डिनोट भी कर सकते हैं। अब अगली क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है इन टर्म ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से मुराद क्या है कि अगर आपने किसी भी चीज़ पे मोमेंटम प्रोड्यूस किया है, तो वो मोमेंटम अगर दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो बिफ़ोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन अगर मोमेंटम सेम रहते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे मोमेंटम जो है वो टोटल सिस्टम में कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो इम्पल्स था वो हमारे पास जे इज़ इक्वल टू एफ़ क्रॉस डेल टी था, जो कि हमारे पास चेंज इन मोमेंटम के बराबर था। इसको हमने पीछे प्रूव भी किया था। हमारे पास जो फोर्स थी वो डेल पी ओवर डेल टी थी, तो वहाँ से हम डेल पी को फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास डेल पी किसके बराबर था, वो एफ़ क्रॉस डेल टी के बराबर था। अब यहाँ पर इम्पल्स जो है
वो डेल पी के बराबर है। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास कितना चेंज आ रहा है फाइनल मोमेंटम में और इनिशियल मोमेंटम में। अगर कोई भी चेंज ना आए, यानी कि फ़ाइनल में और इनिशियल मोमेंटम हमारे पास कांस्टेंट रहते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास वही एक एग्जांपल है बॉल्स की, कि हमने एक बॉल पे जो है वो फोर्स लगाई है, उसमें मोमेंटम पैदा हुआ है, वो मोमेंटम ने जाके एक अदर बॉल के साथ जाके कोलाइड किया है। कोलाइड के नतीजे में हमारे पास उसने अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र किया है अगले बॉल को, लेकिन टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन जो है वो बॉल्स में सेम रहें। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास वहाँ पे कंजर्वेशन आ गई है, टोटल सिस्टम में मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट हो गया है। अब यहाँ पे हमारे पास बिफोर मोमेंटम जो था, हमारे पास जो कोलिजन से पहले मोमेंटम था, वो उसको आपने इनिशियल मोमेंटम के साथ डिनोट करना है डेल पी आई, और जो आपके पास फाइनल मोमेंटम था उसको डेल पी एफ के साथ करना है। अब कितना चेंज मोमेंटम में आता है इसको हम देखते हैं डिफरेंस के साथ। तो एम वी एफ माइनस एम वी आई, पहले जो फाइनल मोमेंटम था वो क्या था जब आपके पास इनिशियल मोमेंटम था, तो आपने फाइनल को माइनस करना है इनिशियल मोमेंटम के साथ। तो डेल पी इज़ इक्वल टू डेल पी एफ माइनस डेल पी आई। अब मैंने ऊपर कहा था अगर आपके पास कंडीशन है कि बिफोर कोलिजन मोमेंटम और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम रहते हैं, तो अगर आप डेल पी आई की वैल्यू यहाँ पे डेल पी एफ पुट करेंगे तो आपके पास डेल पी एफ पॉजिटिव में है और साथ नेगेटिव डेल पी एफ है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके पास सिस्टम में मोमेंटम जो है वो सेम रहेगा। जब भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, कंजर्वेशन एनर्जी की बात करते हैं, कंजर्वेशन मास की बात करते हैं, कंजर्वेशन मोमेंटम की बात करते हैं, तो कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि आपके सिस्टम में हमेशा जो चेंज है वो नहीं होगा, हमेशा सिस्टम में जो भी चीज़ है, मोमेंटम है या मास है या एनर्जी है, वो कांस्टेंट रहेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पल्स एंड चेंज ऑफ मोमेंटम। बोर्ड के एग्ज़ाम में इसको काफ़ी बार पूछा जा सका है। तो आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, इसका ऐसा यूनिट करना है, इसका फार्मूला करना है और इसकी डिमेंशन, और साथ आपने बताना है कि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को किस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इम्पल्स।